everybody. So me and my friend, I'm Sonal Shukla and I'm an advocate in Supreme Court of India, and please introduce yourself. I'm Prakant Sethi from Chhattisgarh High Court. So what happened, for which we all are here, there is a very good brand naming JCB, and we all are very known to JCB because in every or the other street, gully, you can say JCB is there with their brand naming. What happened कि what is हिंदी, अभी ऐसा हुआ कि कुछ डीलर्स हमारे पास एक ग्रीवियांस लेकर के आते हैं जिसमें उनका ये कहना था कि JCB के मालिक तक ये बात नहीं पहुंच पाती और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो उन्हें बहुत ही लुब्रिकेंट ऑफ़र देते हैं, डीलरशिप का ऑफ़र जाता है, इतनी बड़ी ब्रांड होती है, पेपर में ऐड दे करके डीलर्स उन तक पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वो एक लंबी अमाउंट, मतलब जिन डीलर्स की शिकायत है उनके 50-50 करोड़ रुपए जैसी अमाउंट उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दी। इनके अपने क्लॉज हैं। पहले तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर किसी के इतने बड़ा अमाउंट कमर्शियली लग रहा है तो कम से कम उस एग्रीमेंट का टेन्योर मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए, बट इनके कंपनी की अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 1 साल का इन्होंने डीलर्स को बोला है कि हम 1 साल का एग्रीमेंट आपको करके देंगे। उस केस में इन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब व्यक्ति का काफ़ी लंबा पैसा लग चुका होता है तो वो इस एग्रीमेंट की ड्यूरेशन को पहले कम करके 6 महीने कर देते हैं, जो इनकी अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट है, और 6 महीने करने के बाद वो इन्हें कंपेल करते हैं, एक्सटॉर्ट करते हैं उनके एम्प्लॉयज़, जो कि एम्प्लॉयज़ में भी डेजिग्नेटेड अच्छे एम्प्लॉयज़, ऐसे नहीं कि कोई नीचे का एम्प्लॉय हो। फिर वो उन्हें ये कहते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका एग्रीमेंट रिन्यू किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, तो नाउ यू हैव टू गिव दिस मच ऑफ मनी। सो देयर इज़ अ क्लियर एक्सटॉर्शन। इफ अ पर्सन इज सेइंग कि मैं इस पैसे को क्यों दूँ, मैं अपनी सिक्योरिटी अमाउंट दे चुका हूँ, मैं सारे आउटलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर कर चुका हूँ, मेरे 50 करोड़ से ऊपर पैसे लग चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं और फिर किसी और डीलर को दे देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे आर अर्निंग मनी, एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके। ऐसे इन्होंने कई डीलर्स को अप्रोच किया और जिनमें से 1 से 2 डीलर्स की FIR रजिस्टर हो गई है और इसमें अरेस्टिंग भी हो गई है परसों। सो मेरा यही कहना था कि बिकॉज इफ़ JCB अपने एम्प्लॉयज़ की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं तो आप लोगों के थ्रू उन्हें ये पता चले कि डीलर्स जिनका उन पे इतना विश्वास है और वो इतने सारे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं एक इतनी अच्छी ब्रांड को देख के, तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ और अपने जितने भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखना चाहिए कि ये एग्रीमेंट आउट ऑफ द वे बीच में टर्मिनेट क्यों किए गए। आपने किसी को 11 एजेंसीज दी एक स्टेट के अंडर में, 11 एजेंसीज में आप भी सोच सकते हैं कि एक आउटलेट बनाने में कितना खर्चा उस डीलर का आया होगा, और आज आपने उसके 11 के 11 आउटलेट टर्मिनेट कर दिए हैं विदाउट एनी रीज़न क्या था कि दे वर ब्लैकमेलिंग कि ईदर यू गिव अस सम एक्स्ट्रा मनी इन माई पॉकेट तो मैं ये एग्रीमेंट एक्सटेंड करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कंपनी को लेनी पड़ेगी। जिन लोगों के संग लॉसेस हुए हैं उनके लॉसेस को, बिकॉज ये लोन और फाइनेंशियल हेल्प के बिना तो हुआ नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने 50 करोड़ रुपए का लोन या फाइनेंस उठाया होगा उसका मेंटल स्टेट इस समय क्या होगा, वो बहुत परेशान होगा, तभी वो हमसे आपसे सबसे मदद मांग रहे हैं। तो आई थिंक अगर हम इस बात को JCB के ओनर्स तक पहुंचा सकें बेटर है। हम लीगल फाइट तो करेंगे ही, बट इफ़ इट इज़ देयर सो तो पहली इन्वेस्टिगेशन तो JCB को अपने ही अंडर में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करनी चाहिए। दे आर अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, दे शुड। और जो FIRs हुई हैं, अरेस्टिंग हुई हैं, उनसे वो अवेयर हैं, तो उनको अब तक तो डीलर्स को कम्युनिकेट कर लेना चाहिए था। रेस्ट लेट्स सी। एनीथिंग फ्रॉम योर साइड यू वांट टू मेंशन? लीगल एस्पेक्ट जो चालू हुआ था, हमने एक रिटन कंप्लेन दी थी थाने में, स्टेशन हाउस हेड जो रहते हैं उनको। उसके अलावा हमने SP को भी कंप्लेन दी, जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आफ्टर वी हैव मूव बिफोर द GMFC कोरबा, उन्होंने 156(3) की हमारे एप्लीकेशन में ऑर्डर पास किया। ही हैज़ डायरेक्टेड टू द SHO ऑफ द पर्टिकुलर स्टेशन। उसके बाद FIR लॉन्च होती है हमारी। FIR लॉन्च होने के 2 महीने बाद उनकी अरेस्टिंग हुई है 25 जुलाई को। 25 जुलाई को अरेस्ट होने के बाद लेट्स सी वेयर दिस लीगल फील्ड गो। बाकी हमने उसमें सारे अपने ग्रीवियंसेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, एवरीथिंग वी हैव मेंशन्ड विद अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ।
लीगल हम आगे जाएंगे। जेसीबी के एम्प्लॉयज़ जो हैं वाइस प्रेसिडेंट वो अरेस्ट हो चुके हैं 25 को। दे विल बी ब्रिंग बिफोर द कोर्ट। लेट्स सी ये कहाँ तक जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में भी एक टर्मिनेशन इन्होंने ऐसे ही किया था, रॉन्गफुल टर्मिनेशन, उसके अगेंस्ट भी एफआईआर जेसीबी के एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट हो रही है। दैट्स ऑल। ये एफआईआर दर्ज हुई है, ये किस धाराओं के तहत दर्ज हुई है और कहाँ दर्ज हुई है? एक हुई है कोरबा में 318 एंड 35 में भारतीय न्याय संहिता BNS 318, भारतीय न्याय संहिता 3 सब क्लॉज 5 में हुई है। इसमें कितने आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनका डेफिनेशन क्या है? 2 लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं इसमें। अब आप सोचिए उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जैसा डेजिग्नेशन है। सो ऐसा भी नहीं है कि ये दिस वाज अ वेरी लो डेजिग्नेशन, दे आर हाई प्रोफाइल मेंबर्स ऑफ देयर कंपनी। सो व्हाटएवर एक्सटॉर्शन दे आर डूइंग वाज वेरी रॉन्ग। ये चीटिंग का है या कंपनी के करप्शन का है? चीटिंग, दिस इज चीटिंग, दिस इज चीटिंग, दिस इज फ्रॉड। आई मीन फर्स्ट आप किसी को पेपर में एक एडवर्टाइज देते हैं, उन्हें एक ऑफ़र देते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। जब उसका इन्वेस्टमेंट इस पीक पे हो चुका होता है, वो लोन ले चुका होता है, सब कुछ ले चुका होता है, तब आप उससे ये कहते हैं कि अगर आप मुझे ऑब्लाइज नहीं करेंगे तो मैं आपका एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दूंगा। तो दिस इज़ फ्रॉड। आप ऐसे केसेस में जनरली या तो कोई लड़ता है और या कोई सोचता है 50 करोड़ के नुकसान के बदले भाई 10 करोड़ और सही। तो एक तरीके से जो डीलर उन्हें ऑब्लाइज नहीं करते उनके साथ टर्मिनेशन हो जा रहा है। दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग, ब्लैकमेलिंग। और जिसके साथ ये ब्लैकमेलिंग होती है, जिन डीलर्स ने बोला कि ऑलरेडी बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड दिस मच, हम इतना लोन ले चुके हैं, हम इतनी फाइनेंशियल हेल्प ले चुके हैं कि अब हम इससे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते और क्यों करेंगे। प्लस आप उन्हें ये भी सपने दिखाते हैं एग्रीमेंट के टाइम कि आपको जेसीबी का नाम भी है तो अगला भी ये चीज़ अपने माइंड में लेके चलता है कि इतना प्रॉफिट अगर बताया जा रहा है तो इतना तो हमें मिल ही जाएगा, मान लीजिए इससे थोड़ा कम। तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, बैंक की EMIs और हो गई जस्ट बिकॉज कि हमने आपकी ब्लैकमेलिंग अमाउंट देने से मना कर दिया। अभी आपके मुताबिक कितने के जो डीलर अफेक्टेड हैं? आप तो खैर एक, आप कितनी तरफ से फाइट कर रहे हो, कितने अफेक्टेड हैं आपके पास? देखिए, अकॉर्डिंग टू अस मिनिमम अभी 2 डीलर से तो हमारी बातचीत हुई है, जिसमें से एक के तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसको एक ही स्टेट में इन्होंने 11 आउटलेट दिए थे। तो सोचिए 11 आउटलेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, सब कुछ उनका ऑलरेडी सब बन चुका है। मतलब आप सोचिए स्टार्टिंग पोजीशन से पहले टर्मिनेट कर दिया। मैं एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो मामला था कब स्टार्ट हुआ? जब भी कोई आप एग्रीमेंट करते हैं उसमें काफ़ी सारे क्लॉसेस होते हैं। आप किस कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका नाम बता दीजिए। प्लस टोटल आपकी नज़र में कितनी ऐसी कंपनी है जिनके साथ जेसीबी की तरफ से जेसीबी के सीनियर ऑफिसर्स ने चीट किया है? जेसीबी मेन में आपकी किसी से बात हुई, उनकी तरफ से कोई कन्वर्सेशन हुआ? थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे सो दैट तो बहुत ईजी हो जाएगा जिसको समझने के लिए क्या एक ही लोग हैं जिसके साथ चीटिंग हुई है और भी कई सारे लोग? नहीं सर, हमारे अपनी खुद की जो इन्वेस्टिगेशन हुई तो उससे 2 डीलर्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, एक उड़ीसा के हैं, एक छत्तीसगढ़ के हैं। जो उड़ीसा के डीलर हैं उनको भी LOI वगैरह सब कुछ इशू करने के बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट करने के बाद अचानक से टर्मिनेट कर दिया जाता है। सेम हमारे साथ भी हुआ। हमारे साथ ग्रीवियंस बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें उन्होंने 11 एजेंसीज दी थी। तो 11 एजेंसीज की बिल्डिंग कॉस्ट, लैंड, FIR में मेंशन है, आप देख लीजिएगा। आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कर रहे हैं किस कंपनी के थ्रू कर रहे हैं। लीगल टीम आप है, कंपनी नहीं आप। वी आर द लीगल टीम। सो हम उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ जेसीबी की डीलरशिप नहीं है, उनके पास जेसीबी की डीलरशिप 11 सिटीज़ में, 11 सिटीज़ में। उसके अलावा उनके पास ऐसी कई डीलरशिप हैं अलग अलग कंपनीज़ की। सो द नेम इज़ इन द FIR। जो कंप्लेनेंट है उनका नाम FIR में है, जो एक्यूज पर्सनस हैं उनका नाम FIR में है। सो वी आर हाईलाइटिंग द चीटिंग डन बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ जेसीबी, राइट। और ये चल रहा है 2017 से। चीटिंग मीन्स आपकी शुरू से मंशा होनी चाहिए किसी कंपनी को या किसी इंसान को चीट करने की। सो दे आर डूइंग दिस थिंग सिंस 2017। कोर्ट के ऑर्डर के बाद।
बिकॉज ये इतनी बड़ी कंपनीज है, दे आर इन्फ्लुएंसिंग। स्टेटमेंट दिया गया था कंप्लेंट क्या कह रहे हैं? छत्तीसगढ़ स्टेट, छत्तीसगढ़ 11 जिले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के। कोरबा में एफआईआर हुई है आफ्टर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बिकॉज दे आर सम बिग इन्फ्लुएंसर्स जो एफआईआर होने नहीं दे रहे थे, सो और हमने सर जो कोर्ट गए। अरेस्टिंग भी हुई है ना, वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की हुई है, मतलब कोई ऐसा डेजिग्नेशन नहीं। जेसीबी JCB यस India। यस यस यस। सो इट इज़ लाइक कि ये कोई छोटे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। हाँ, उनके तो बता दीजिए, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को बता दीजिए। सबसे बड़ा तो इस कंपनी का एक क्लॉज में भी डिफ़ॉल्ट है। इतनी बड़ी कमर्शियल जहाँ पे डीलर्स इन्वेस्ट करते हो, वहाँ पे 1 साल का एग्रीमेंट होना और उसे रिन्यू करते रहना, ये प्रॉमिस भी थोड़ा सा वेग प्रॉमिस है। मतलब अगर आप लेमैन में समझें और आप एक होटल भी लीज़ करने जाएंगे आज की डेट में, और आप उसमें अगर इतना बड़ा करोड़ों का निवेश करेंगे, तो आप भी उनसे कहेंगे कि मिनिमम मुझे 5 साल के लिए आप लीज़ आउट करिए। ये तो आपको कोई सवाल है कि 1 साल बट वही मैं कह रही हूँ आपसे कि अगर मैं आप ही दैट इज़ व्हाट मैं नहीं, तो आप ये सोचिए ना कि उन्होंने अपने एग्रीमेंट क्लॉज में ये लिखा भी तो है साथ साथ कि हम रिन्यू करते रहेंगे, और रिन्यू हुआ भी है 2 साल। उसके बाद उन्होंने उसका टर्मिनेट, मतलब उसको टेन्योर को 6 महीने किया, जिसमें कि हमारे डीलर ने बोला कि सर आपका अपना क्लॉज था 1 साल में रिन्यू करने का, आज अचानक से 2 साल बाद 6 महीने में क्यों बदल गया। देन द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर द पर्सन जिनका ये कहना होता है कि इफ़ यू विल ऑब्लाइज अस देन यू विल बी टेकन केयर ऑफ योर एग्रीमेंट्स एंड रिन्यूअल। दिस इज द मेन फैक्ट। तो मैम रीजन क्या है टर्मिनेट करने का रीजन जो उसके प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम है संदीप कालरा एंड जसमीत सिंह ऑफ जेसीबी इंडिया। ये 2 एक्यूज पर्सन है जिनका अरेस्ट हो चुका है अभी आफ्टर द एफआईआर। अब रही बात उनके एग्रीमेंट क्लॉज की, एग्रीमेंट क्लॉज स्पीक्स अबाउट द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। उसमें एक सब क्लॉज है दैट इट विल बी रिन्यूड आफ्टर 1 ईयर। लेकिन 2021 से ये होता है कि वो 6-6 महीने के लिए एक्सटेंड करते हैं अगेंस्ट देयर ओन क्लॉज, अगेंस्ट देयर ओन क्लॉज। आफ्टर दैट 2023 में वो 2 महीने के लिए एक्सटेंड करते हैं उसको। थिंग्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद वो मनी एक्सटॉर्ट करना चालू करते हैं। एग्रीमेंट किस ईयर में हुआ था? 2017-18। एक्चुअली व्हाट इज़ द थिंग कि जब आप किसी के एग्रीमेंट का टेन्योर अचानक से 6 महीने कर दो और उसको इतना पैसा लगाओ, तो वो तो मेंटली ये सोचने लगता है कि वाई दिस हैज़ हैपेंड टू अस। ऑफ कोर्स ही विल कम टू यू देन कि सर मेरा एग्रीमेंट कम कैसे बना दिया इस बार आपने। तो एक चीज़ है इसमें कि आप अपनी बात बोल रहे हैं, वो भी ठीक है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, इतने बड़ा काम आप स्टार्ट करते हैं 1 साल के ऊपर, आप खुद क्यों एग्री हुए? देखिए सर मैं बताती और हूँ, हर कि अगर ये है कि हर साल रिन्यू करेंगे, जितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं उसको 2 साल तो सेटअप करने में लग जाएंगे। आप क्या गारंटी ले सकते हैं उसकी कि वो 1 साल के बाद आपका रिन्यू करेगा जो अपने ही क्लॉज पे नहीं खड़ा? सर जितनी भी ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनके अपने क्लॉज होते हैं। अगर उनके क्लॉज में ये मेंशन है तो उन्हें रिन्यू करना पड़ेगा। दे आर बाउंडेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। हर कंपनी के अपने, कोई 5 साल का कर सकती है, कोई 2 साल का करती है, कोई ये कहती है कि हम उतने साल को इसमें ऐड ऑन नहीं करेंगे जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लग जाएगा। फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर दिस वुड नॉट बी ऑन योर पार्ट। So it is the clear-cut policy. I am saying कि if you are having policy of 1 year of renewal, then also you cannot set aside a person in 6 months. आप उसे फिर 6 महीने पे क्यों लाए? Just to create in his mind a mental trauma कि if you are not giving support to their president and vice president, तो आज वो 6 महीने हुआ है, कल वो देखिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन पहले टर्मिनेशन का नहीं लिया, पहले आपको डर दिखाया। ब्लैकमेलिंग यही होती है सर। फर्स्टली दे हैव ब्लैकमेल्ड यू कि देखो हम साल से अगर 6 महीने कर सकते हैं तो हम 6 महीने से 0 भी कर सकते हैं। अगर आपने पे कर दिया होता, डीलर्स ने पे किया होता, तो हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। जिन डीलर्स ने पे किया है दे आर एंजॉइंग, और जिस डीलर ने ये कहा कि आफ्टर हैविंग so much of loan and burden on me, why should I pay you extra when I have already deposited all security with your company? This is the main issue. ये इशू बाहर ही नहीं आता, ये चीटिंग बाहर ही नहीं आती अगर ये एक ब्राइब और ऑब्लिगेशन से वहीं पूरी कर दी गई होती। दिस इज द मेन थिंग। फाइनली अभी आप जेसीबी की तरफ से आप लोगों को कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया? नहीं, अभी टिल द टाइम नहीं किया गया। नहीं। थैंक यू। तो रीजन जो है कि
टर्मिनेशन रीज़न क्या है? आपको दिया टर्मिनेशन का, उसके बारे में टर्मिनेशन का रीज़न उन्होंने सिर्फ एक मेल भेजा दैट यू आर नॉट फुलफिलिंग द सेल्स। कैसी सेल्स, व्हाट आर द टारगेट्स, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। एक सिंगल मेल से उन्होंने टर्मिनेट कर दिया गया। अक्टूबर तक हमारे एग्रीमेंट को उन्होंने नहीं दिया, 2025 के एग्रीमेंट को वो हमें दिए ही नहीं। एक फॉल्स फैब्रिकेटेड एग्रीमेंट बना के, माइनट्स ऑफ मीटिंग बना के वो हमें मेल करते हैं और टर्मिनेट कर देते हैं। जब हमने उनसे रीज़न मांगा, नो रीज़न, नो फर्दर मेल्स, 31/12/25 को उन्होंने टर्मिनेशन ख़त्म कर दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। और सर किसी डीलर के एग्रीमेंट को टर्मिनेट करने के लिए एक तो आपको नोटिस भेजना चाहिए था, शो कॉज। एटलीस्ट उसे प्राइमली आपको ये बताना चाहिए था कि वाई यू आर थिंकिंग ऑफ टर्मिनेटिंग देम। आप किसी को मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट, आप इतनी बड़ी कंपनी है, ये कोई राह चलती कंपनी नहीं है, इसका नेम है, फेम है। हम और आप भी सोचते कि अरे जेसीबी में काम कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। तो आपको टर्मिनेशन के रीजन उन्हें शो कॉज नोटिस में देने चाहिए थे एज पर लॉ। एंड जेसीबी इज अ बिग कंपनी, दे हैव गुड लॉयर्स, दे हैव गुड लीगल टीम एंड दे ऑल आर अवेयर विद द लॉज। दे डू कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरी मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑफ देयर कंपनीज। तो उन्हें ये नहीं पता था कि किसी को टर्मिनेट करने से पहले एक नोटिस दी जाती है। आपने कोई नोटिस नहीं सर्व की, यू डोंट हैव प्रॉपर रीजंस टू टर्मिनेट देम। नोटिस पीरियड में भी एक टाइम मेंशन होता है कि अगर आप हमें इसका जवाब इतने वक्त के अंदर नहीं देते हैं तो हम आप पे एक्शन ले लेंगे। सो दिस एनी इंटीमेशन एनीथिंग वाज नॉट देयर। और जो बेसिकली आपने एक 2 लाइन का ईमेल लिखा है इतने बड़े निवेश के बाद, ये तरीका भी टर्मिनेशन का कहीं से लीगल और जायज़ नहीं है। तकरीबन 50 CR हमारे इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि हमें उन्होंने 11 एजेंसी दी थी। तो 11 एजेंसी में लगभग सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड आप सब कुछ देखें तो इतने पैसे तो बहुत आराम से लग जाते हैं।